वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है ममनून हुसैन साहब से। ममनून साहब, जनरल मुशर्रफ को कौम के सर पे थोपने का सेहरा नवाज शरीफ साहब के ऊपर नहीं जाता? भाई उसको गुमनामी के अंधेरों से निकाल करके लाने वाले कौन थे? चौधरी निसार। उसके ऊपर मोहर तस्दीक सब करने वाले कौन थे? नवाज शरीफ साहब। गुमनामी का अंधेरा तो आप मत कहें, वो उस वक्त भी लेफ्टिनेंट जनरल था। पब्लिक की बात कर रहा हूँ मैं, पब्लिक में नहीं थे, इन नहीं थे। पब्लिक में तो जबरदस्ती पब्लिक आया, पॉलिटिक्स में इन नहीं थे। पब्लिक तो जबरदस्ती आया। कोई आर्मी चीफ पब्लिक में थोड़ी आता है, वो तो जबरदस्ती कब्जा करके बैठा और पब्लिक में आ गया। इसका कोई कसूर नवाज शरीफ साहब पे थोड़ी है। नवाज शरीफ साहब ने तो उसको डिसमिस कर दिया था, और उसको तो सियासत में क्या, उसको फौज से भी निकल जाना चाहिए था। लेकिन वो बदस्तूर ज़बरदस्ती आर्मी चीफ भी बना रहा और सदर भी बन गया और कानून में तरमीमें भी शुरू कर दी। भाई उसने तो क्या क्या जुर्म नहीं किया। जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ साहब को आलमी ताकतों के कहने पे माफ़ी भी तो दी। जनरल मुशर्रफ ने आपको सऊदी अरब के शाह के कहने पे जलावतनी भी तो दी। अगर नहीं दिया होता तो नवाज शरीफ साहब आज भी गंदम छील रहे होते जेल में। देखिए ये तो आप सब चीज़ें फ़र्ज़ कर रहे हैं। ये फर्ज ज़रूर नहीं, है, ये तो हुआ है। नहीं ये ज़रूर है कि सऊदी अरब के हुक्मरान, कतर के हुक्मरान और रफ़ीक हरेरी लबनान का जो वज़ीर आज़म था, इन सब की कोशिशों से उन्होंने दबाव डाला। और सबसे बड़ा दबाव ये था कि सऊदी अरब ने यह कहा कि हम ये $2 अरब का जो तेल आपको मुफ्त देते हैं ये हम बंद करते हैं। तो उन्होंने बाद में काफ़ी अरसे के बाद बंद भी कर दिया। बहरहाल उस दबाव के तहत इनको मुशर्रफ साहब को ये कहना पड़ा कि ठीक है हम इनको रिहाई देते हैं। हुआ ना? तो ये तो अब हुआ, लेकिन यह कि इसका ये मतलब थोड़ी, ये तो नवाज शरीफ साहब के क्रेडिट में जाता है कि इतनी अपनी पीआर इतनी एस्टेब्लिश कर रखी थी। चाहे मुल्क में कुछ उन्होंने डिलीवर किया नहीं किया। मुल्क में क्या डिलीवर नहीं किया नवाज शरीफ? मुल्क में दूध और शहद की नहरें में। अगर नवाज शरीफ साहब का पहला दौर ख़त्म ना किया जाता तो आज ये सब हालात ना तो इस मुल्क के माशी हालात पता नहीं कितने अच्छे होते। सर ये तो लाल गुलाबी बातें पता नहीं कब से सुनते चले आ रहे हैं कि अगर हमारे साथ ये ना होता तो ये ना हुआ होता, ये ना होता। आज जरदारी साहब से आप बात करें तो वो ये कहते हैं कि सब नवाज शरीफ का किया जा रहा है। अरे जरदारी साहब को छोड़ें यार, जो आदमी जैसे चलो जरदारी साहब को छोड़ें, पीपल्स पार्टी की किसी और उसकी बात कर लेते हैं, जमात इस्लामी की बात कर लेते हैं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की बात कर लेते हैं। आदमी का इमेज 10% और 100% और 50% पता नहीं क्या क्या रहा, उससे आप क्या मुकाबला करते हैं नवाज शरीफ का? उसी आदमी के साथ बैठ करके चाय कॉफी पी रहे थे नवाज शरीफ। तो क्या करें, मजबूरी थी। आवाम ने उसको इतने वोट दे दिए थे कि सबसे बड़ी पार्टी बन के वो निकला था, तो उसके साथ तो बात करेंगे ना। वोट नहीं दिए मैं, आज भी वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, आज भी वो ऐवान सदर पे है, बना हुआ है। तो हम तो आप उसको रिस्पेक्ट करें ना, ना कि उसको जो है वो बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसको प्रेसिडेंट को रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का जो चेयरमैन है हम उसको रिस्पेक्ट नहीं देते, इसलिए कि तमाम खराबियों की जड़ वो है, वो शख्स है जो पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है, और सदर भी जबरदस्ती बन बैठा है। आज से पहले रोड पे क्यों नहीं निकले थे आप? कितना माल मिला था आप लोगों को चुप रहने के लिए? इसलिए नहीं निकले थे भाई, हमने आपको कितनी मरतबा हम बताएं कि हम चाहते थे कि ये अपना टर्म पूरा करें, हम इनको बराबर कहते रहे। आप चाहते थे कि इन लोगों की कारकर्दगी एक्सपोज हो जाए पब्लिक के सामने। आप चाहते थे कि अगर मुल्क का बेड़ा गर्क होना है इन लोगों के हाथों तो वो हो जाए, और उसके बाद फिर आप लोग हीरो की तरह से निकल करके आएँ और कौम से कहें कि देखा यही तो हम कहते थे कि इन लोगों को मत लेके आओ। ये हुब्बे अली तो नहीं है। अगर ये बात होती जो आप कह रहे हैं तो हम अभी भी क्यों सड़कों में निकलने की कोशिश करते, या क्यों ये बात करते? अभी भी हम कहते हैं कि अभी 1.5 साल है, आप पूरा कर लो। तो 1.5 साल बात करते करते 1.5 साल हो जाएंगे। चलिए आप लोग कौन सा अगले 6 महीने में रोड पे आने वाले? ये तो वक्त बताएगा। अभी आप देखते रहिए क्या क्या होता है। हमारी कोशिश ये होगी। कहीं से कोई इशारा मिला आपको? नहीं, इशारे की बात नहीं है। हमारी कोशिश ये है, ये मैंने आपको बताऊँ कि हमने तो इनको वक्त दिया, लेकिन तकरीबन पिछले 1-1.5 साल से हमने महसूस किया कि अब इनको ज़्यादा वक्त नहीं मिलना चाहिए। फिर भी हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हुआ ये कि जब हम बिल्कुल नाउम्मीद हो गए, और हमें नाउम्मीदी के साथ साथ एक बात ये भी, हमने तो फ्रेंडली अपोजिशन के ताने सुने हैं भाई, लेकिन जब ये हुआ, नहीं आज हम नहीं है, बिल्कुल फ्रेंडली अपोजिशन नहीं है। बात ये है, सुन के लीजिए, कि जो बड़े बड़े इकनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान के और जो बड़े बड़े ताजरों के नुमाइंदे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने हमसे ये कहा कि जनाब खुदा के वास्ते अब इनको हटाने की कोशिश कीजिए, इसलिए कि ये 1.5 साल जो बाकी बचा है, इसमें जो पाकिस्तान में बाकी बचा है ये भी लूट के ले जाएंगे। नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे तो अपनी वज़ारत उज़्मा के दौर में उन्होंने बंगाल का दौरा किया था, याद होगा आपको। उस दौरे में उन्होंने मुक्ति बहानी के गुंडों की यादगार पे हाज़िरी दी, और उस हाज़िरी के दौरान उन्होंने उस यादगार के ऊपर फूल चढ़ाए, उनके लिए दुआइया कलिमात अदा किए, खैर सगाली का पैगाम दिया, एंड ऑल दैट। बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब को ये ज़ेब देता था कि वो उन लोगों की यादगार पे जा कर के अपनी अपीयरेंस दें कि जो एक बड़े मैसेकर के ज़िम्मेदार थे। 1971 का सानिया भूल गए आप? मुझे तो शक है कि जो आप बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। मेरे पास उसका रेफरेंस मौजूद है। हाँ बताइए मुझे, हमें नहीं पता। मौजूद है, हमें नहीं पता। मैं बिल्कुल आपको दिखा देता हूँ। जी हाँ, मुझे यकीन था कि आप मुकरेंगे। नहीं मुकरेंगे क्या मतलब, जब मुझे इल्म नहीं है तो मैं क्यों कहूँगा। जी, ये आर्टिकल है मुर्दा फरोश किताब है ये? मैं अभी आपको दिखा, आप किताब पहले बताएं।
ये इस किताब का नाम है 0 पॉइंट और एक सहाफ़ी लिखी हैं है? हमारे माशाल्लाह जावेद चौधरी साहब, अच्छा काफ़ी अच्छा, ठीक है, चलिए बताइए क्या लिखा है। ठीक उसी लम्हे जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ शेख हसीना वाजिद के साथ ढाका के नवाह में मुक्ति बहानी के शोहदा की यादगार पर फूल चढ़ा रहे थे तो उधर शहीद मीनार का एक मकतूल पंजाबी दूसरी पंजाबी लाश से पूछ रहा था, तुम्हें याद है हमें 17 दिसंबर 1971 को कैसे कत्ल किया गया? उसके बाद फिर पूरी दुआ है। हाँ, इस 13 करोड़ लोगों के ज़िंदा मुल्क में कोई भी शख्स ऐसा नहीं जो इन लाशों की आवाज़ सुन सके, इस मुल्क के हुक्मरानों से पूछ सके अगर पाकिस्तान ने भी मुक्ति बहानी के दरिंदों ही को शहीद तस्लीम करना था तो फिर दलदलों, कचरा घरों और जंगलों में दफन वो हज़ारों लाशें किन लोगों की हैं? क्या ये लाशें 26 बरस तक किसी ऐसे ही पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की मुंतज़िर थीं जो ढाका आए और आधे घंटे में तारीख़ का सारा धारा बदल दे? बंगाल में जो नफरतें पैदा की थी किन्होंने की थी? ये अयूब खान से शुरू हुई थी और ये फौजी आमिरों ने ये बराबर नफरतें पैदा करते रहे और याया खान का जो हरकतें थी। फिर आपको पता है ईस्ट पाकिस्तान के लोग जो पाकिस्तानी थे, बेशुमार पाकिस्तानी थे, आपको मालूम है पाकिस्तान के बेशुमार फौजियों ने किस तरह से उनको कत्ल किया है? उन्होंने कत्ले आम किया है। जो लोग उसके गवाह हैं उनसे भी तो आप पूछें, उनका क्या कसूर था? बात करते हैं पाकिस्तानियत की जी। और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ आपके दिल में वो बुग़्ज़ भरा है कि आप हर जगह वक्त बेवक्त मौका ना मौका उसका इजहार करते रहते हैं। अभी आप कह रहे हैं पाकिस्तानी फौज ने उन लोगों को बेमौत मारा जी। आप सियाचिन की जब बात करते हैं, कारगिल की जब आप बात करते हैं तो आप कहते हैं कि हमारे फौजियों को वो मौत मिली जो किसी दुश्मन को भी ना दे खुदा। आप लोगों को बात करते हुए नेशनल इंटरेस्ट का भी ख्याल नहीं होता। आप ये क्यों सोचते हैं कि फौजी सब काम अच्छा करते हैं क्या? मैं ये बात नहीं कर अगर रहा। वो गलत करेंगे तो हम कहेंगे गलत किया। अगर कंपैरिजन कर रहा है कोई कोई बात नहीं, उस वक्त तो कम से कम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि उन्होंने गलत किया था, गलत किया था। हाँ, लेकिन उसको हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने क्या किया, मैं ये पूछ रहा हूं। वज़ीर-ए-आज़म ने हमारे बाद औक़ात ऐसा होता है कि खैर सगाली के जज्बात को आगे बढ़ाने के लिए अपनी कौम को जो है वो बेड़गरक कर दिया। आपने देखा वाजपेयी यहाँ पर पाकिस्तान आया था तो मीनारे पाकिस्तान पे गया था, नहीं गया था? वो अखंड भारत का हामी, जी। उसने जाके तस्लीम किया पाकिस्तान की तकसीम को या नहीं? ठीक है, ये करना पड़ता है बाद औक़ात। अच्छा, हाँ, खैर सगाली के जज्बात को आगे बढ़ाने के लिए। शहीद हक का दर्जा भी दे दिया। किसको? शहीद हक का दर्जा भी दे दिया मुक्ति बहानी के उन गुंडों को। किसने शहीद हक का दर्जा दिया? रिकॉर्ड तो निकलवाइए सर, मैंने तो आपको रेफरेंस दिया। अब आप अपनी मालूमात की जरा मैं तो अब ये कह रहा हूँ कि वो गए होंगे तो इसलिए गए होंगे ताकि खैर सगाली की जज्बात को आगे बढ़ाया जाए। बांग्लादेश तो एक हकीकत था ना, बांग्लादेश बन चुका था। अब हम क्या आपस में बांग्लादेश को तो हम तस्लीम कर चुके हैं ना। उस तस्लीम करने के साथ साथ वो एक इस्लामी ममलिकत है। मैं बिल्कुल है इस्लामी ममलिकत में, अगर मैं बात ये कर रहा हूँ कि आपका वज़ीर-ए-आज़म अपनी कौम को उसके जज्बात की तौहीन करने का क्या हक रखता है? कोई बात नहीं है, इससे कोई जज्बात की तौहीन नहीं होती, कोई जज्बात की तौहीन नहीं होती, बल्कि इससे ये उस नदामत का इजहार भी होता है कि जो हमने बंगालियों के साथ किया था, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ की थी और उनको जो नफरत पैदा हुई थी वो हमारे यहाँ के लोगों की ज़्यादतियों की वजह से हुई थी। और बाद औक़ात जब ज़्यादतियाँ होती हैं तो बहुत से काम गलत भी हो जाते हैं और हालात जो हैं वो दिगरगूं हो जाते हैं। तो उसको ठंडा करने के लिए अगर नवाज शरीफ साहब ने यह किया होगा तो ये एक खैर सगाली के जज्बे के तहत किया होगा। इसमें कोई बुरा मानने की या कोई इसकी बात नहीं है कि साहब हक़ को उन्होंने ख़त्म कर दिया और ना हक़ को। आप अगर हक़ की बात करते हैं तो किसने हक़ दिया था ये बंगालियों को इतना ज़्यादा मारने का? किसने हक़ दिया था? अगर ये फौजियों ने किया, गलत किया। मैं फिर रिपीट करता हूँ, कराची में मिलिट्री कोर्ट बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी? आप हर चीज़ को आप कराची के घर घर में फौजियों को बूटों से और लाते मार करके दरवाजे तोड़ने का इख्तियार नवाज शरीफ साहब ने तो दिया था। फौज तो बुरी थी। बंगालियों पे फौज चढ़ाई करती है, बंगालियों पे फौज चढ़ाई करती है तो आप उनके दावेदार बन जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब कराची में वही फौज जो आकर के और मुख्तलिफ घरों में सर्च ऑपरेशन करती है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिसका इल्ज़ाम भी लगाती रही है कि हमारे इन वोटर्स को मारा गया, इन लोगों को पकड़ा गया, उस वक्त आप मिलिट्री कोर्ट्स बना देते हैं। वो कभी बबली को फांसी देते थे, कभी किसी और को कुछ कर देते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स को तो मौका ही नहीं मिला, फौरन चीफ जस्टिस ने उनको खत्म कर दिया था। इसका मतलब है कि गलत इक़दाम था ना आपकी हुकूमत का। यस, तो फिर इसमें क्या हुआ? फौज बुरी है, आपने फौज को अपने कौन बुरा कह रहा है फौज को? आप जबरदस्ती के अल्फाज मेरे मुंह में मत ठूसें। मैं फौज को बुरा नहीं कह रहा। फौज को फौज अच्छे काम भी करती है, फौज बुरे काम भी करती है। मिलिट्री कोर्ट्स बना करके आप वो फौज का बुरा काम था, करार देने की कोशिश करवाते हैं। देखिए फौज, वहां आप कह रहे हैं कि वो सही काम हुआ। अरे सही काम मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने बुरा काम किया था फौज ने। कोई फौज सब अच्छे काम करती है? ये फौजी जो आमिर जो कब्जा कर लेते हैं अच्छे काम है। नवाज शरीफ एक गैरतमंद पाकिस्तानी है। नवाज शरीफ के कारनामे गिनाऊं आपको क्या? जी। नवाज शरीफ ने जो काम किए थे, जी। नवाज शरीफ ने तो ये कि जेल के डर से वो छोड़ के भाग गए। नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाया। नवाज, अरे यार जेल के डर से छोड़ के भाग गए, करार दे दीजिए मुझे। क्या गलत करार दे दें?
जेल के डर से कौन भागा था? मैं तो नहीं अच्छा भागा किया। था। अगर ना जाते तो हम भी भुट्टो साहब की तरह से उनकी कब्र पे फातह कर रहे होते और फूल चढ़ा रहे होते। तो अब कौन सा उन्होंने अमृत पी लिया है, अब कौन सा उनको मौत नहीं आएगी? मरेंगे तो आज भी वो मरेंगे लेकिन आज, उस वक्त लेकिन- अगर वो मरते लेकिन तो वो पाकिस्तान भुट्टो की- साहब की तरह अमर हो जाते। अरे पाकिस्तान की छोड़ें, सियासी अमर तारीख होंगे में। आपके लिए, हमारे लिए कोई अमर अमर नहीं है। आपके दुनिया लिए कहती होंगे। है, मैं अपनी बात नहीं दुनिया कहती होगी, आप भी कहें, मैं नहीं कहता। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाजरीन, ब्रेक के बाद मिलते हैं। मुस्लिम लीग नवाज के कायदीन 90 गए देखिए, अगर सर, गए या नहीं गए? वो गए होंगे, मुझे याद नहीं है। गए होंगे? गए आप होंगे। कहाँ थे? छुट्टियों में थे उस वक्त? आप सन बताएं कौन अपने से मतलब की बात आप आप सन याद नहीं बताएं, रखते। आप सन बताएं कौन से सन में गए थे।